Dear children, today we are going to study working of institutions, which is taken from chapter 4 of political science of class 9. In the previous chapters, you all have studied how people elect their government. हालांकि डेमोक्रेसी में सिर्फ लोगों को चुनकर रूलर्स बना देना ही काफ़ी नहीं होता है। इस चैप्टर में आपको ये भी समझ में आएगा कि इन रूलर्स को कौन से ऐसे रूल्स हैं या प्रोसीजर्स हैं जो विद और विद इन इंस्टीट्यूशंस में रहकर फॉलो करना पड़ता है। किसी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को चलाने के लिए वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस का होना बहुत ज़रूरी है। तो फिर हम चलिए देखते हैं कि ऐसे कौन से 3 इंस्टीट्यूशंस हैं जो एक की रोल प्ले करती है इन टेकिंग मेजर डिसीजंस। ये 3 इंस्टीट्यूशंस हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। जैसा कि आपने पहले भी पढ़ा है कि ऐसे इंस्टीट्यूशंस को हम बिल्कुल वो अधिकार से युक्त करते हैं जो चुने गए रूलर्स को किसी भी रूल्स और रेगुलेशंस को या फिर मेजर डिसीजंस लेने के लिए एम्पावर करती है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हाउ आर दीज इंस्टीट्यूशंस कनेक्टेड, व्हाट मेक्स देयर फंक्शनिंग मोर और लेस डेमोक्रेटिक। और इन तमाम आंसर्स के क्वेश्चंस को जानने के लिए आपको इस ऑडियो को केयरफुली सुनना ज़रूरी है। सबसे पहले हम देखेंगे हाउ इज़ अ मेजर पॉलिसी डिसीजन टेकन। एक गवर्नमेंट की ऑर्डर होती है। ऑन 13 अगस्त 1990 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इश्यूड एन ऑर्डर विच वॉज कॉल्ड एन ऑफिस मेमोरेंडम। इस ऑर्डर के मुताबिक अदर दैन शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब जो 27% जॉब रिजर्वेशन बेनिफिट था वो 3rd कैटेगरी जिसे हम सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस कहते हैं SEBC को दे दी गई। ओनली पर्सन्स हु बिलोंग टू बैकवर्ड क्लासेस वेर एलिजिबल फॉर दिस कोटा। अब इसके डिसीजन मेकर्स कौन थे? हु डिसाइडेड टू इशू दिस मेमोरेंडम? Such a major decision would have involved other major functionaries in India, which involves the following points. तो सबसे पहला जो मेजर डिसीजन देने वाले लोग होते हैं उनमें से आते हैं द प्रेसिडेंट, हु इज़ द हेड ऑफ द स्टेट एंड इज़ द हाईएस्ट फॉर्मल अथॉरिटी इन इंडिया। दूसरा द प्राइम मिनिस्टर जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं एंड हु टेक्स मोस्ट ऑफ द डिसीजंस इन द कैबिनेट मीटिंग्स। और तीसरा पार्लियामेंट होती है विच कंसिस्ट्स ऑफ द प्रेसिडेंट एंड 2 हाउसेज जिनमें से लोकसभा और राज्यसभा प्रमुख हैं। द प्राइम मिनिस्टर मस्ट हैव द सपोर्ट ऑफ ए मेजॉरिटी ऑफ लोकसभा मेंबर्स किसी एक मेमोरेंडम को पास करने के लिए। तो जब कोई ऑफिस मेमोरेंडम पास किया जाता है इंडिया में तो वहाँ पर एक हॉट डिबेट इशू होती है। कुछ ऐसे सोचते हैं कि भाई ये अनफेयर है, कुछ लोगों का कहना होता है कि ये इक्वालिटी एंड अपॉर्चुनिटी को डिनाई करने के लिए किया जा रहा है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ये सोचते हैं कि भाई वो इस बैकवर्ड कम्युनिटीज़ के साथ नहीं जुड़े हैं इसलिए उनको इनका क्यों सपोर्ट करना है। वाइल अदर्स फेल्ट दैट दिस वुड गिव अ फेयर अपॉर्चुनिटी टू दोज कम्युनिटीज़ हु सो फार हैड नॉट एडिक्वेटली बीन रिप्रेजेंटेड इन गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट। ये डिस्प्यूट फाइनली रिजॉल्व हो गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा इन तमाम केसेस को हियरिंग के बाद। इस केस को हम इंदिरा शावने एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस के नाम से जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट जजेस ने 1992 में डिक्लेयर किया इस ऑर्डर को गवर्नमेंट के लिए कि भाई ये वैलिड है और इस डिस्प्यूट को ख़त्म करते हुए आज से हम इस मेमोरेंडम को लागू करेंगे। तो इस प्रकार आपने देखा कि किसी एक लॉ को पास करने के लिए कितने लोगों की इन्वॉल्वमेंट होती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया is also bound to listen to the dictate being given by the Supreme Court in India. अब आगे चलकर हम ये समझते हैं कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है। देखिए, सेवरल अरेंजमेंट्स आर मेड इन मॉडर्न डेमोक्रेसी जिसको हम इंस्टीट्यूशंस कहते हैं, एंड डेमोक्रेसी वर्क्स वेल व्हेन दीज इंस्टीट्यूशन परफॉर्म्स फंक्शंस असाइन टू देम। तो क्या क्या होता है इंस्टीट्यूशंस में, इसे समझें। इंस्टीट्यूशंस मीटिंग्स इन्वॉल्व करती है, कमिटीज़ और रूटीन्स को रेगुलेट करती है। दिस ऑफन लीड्स टू डिलेज एंड कॉम्प्लिकेशंस ऑल्सो। कुछ ऐसे डिलेज और कॉम्प्लिकेशंस जो इंट्रोड्यूस किए जाते हैं इंस्टीट्यूशन के द्वारा वो बहुत यूज़फुल होते हैं क्योंकि दे प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर ए वाइडर सेट ऑफ पीपल टू बी कंसल्टेड। और कभी कभी इंस्टीट्यूशंस मेक इट डिफ़िकल्ट टू हैव अ गुड डिसीजन टेकन वेरी क्विकली, बट
they also make it equally difficult to rush through a bad decision. तो एक अच्छा डिसीजन लेने के लिए डिले का होना ज़रूरी होता है. इंस्टीट्यूशंस जब फंक्शन करते हैं तो इस बात का वो ख्याल रखते हैं कि सेवरल मीटिंग्स हों, कमिटीज़ फॉर्म किए जाएं, रूटीन जॉब में उन पर डिस्कशन हो और एक फ्रूटफुल और यूज़फुल डिसीजन निकल कर सामने आए. इस प्रकार पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस का बहुत ही महत्व है हमारे इस डेमोक्रेटिक सेटअप में. अब चलिए हम रोल ऑफ पार्लियामेंट को समझने की कोशिश करते हैं. डिसीजंस आर नॉट डायरेक्टली टेकन इन पार्लियामेंट, लेकिन पार्लियामेंट्री डिस्कशंस जो होते हैं वो रिपोर्ट इन्फ्लुएंस और उसको साथ साथ शेप भी करते हैं डिसीजन को जो गवर्नमेंट लेती है. दीज डिस्कशंस ब्रिंग प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट टू एक्ट. अगर पार्लियामेंट इस फेवर में नहीं है तो गवर्नमेंट इस डिसीजन को आगे नहीं बढ़ा सकती और ना ही उसे इम्प्लीमेंट कर सकती है. तो हमें पार्लियामेंट की आवश्यकता तो पड़ती ही पड़ती है. एक असेंबली जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा बनाई गई उसे हम पार्लियामेंट के नाम से जानते हैं एंड इट एक्सरसाइजेस सुप्रीम पॉलिटिकल अथॉरिटी ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल. स्टेट लेवल पर इसे हम लेजिस्लेचर और लेजिस्लेटिव असेंबली के नाम से जानते हैं. नेम वैरी करता है डिफरेंट कंट्रीज़ में, लेकिन सच एन असेंबली एग्जिस्ट्स इन एवरी डेमोक्रेसी. पार्लियामेंट एक्सरसाइज करती है कई पॉलिटिकल अथॉरिटी को ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल और कई तरीक़ों से. चलिए उन 4 तरीक़ों को हम समझें जिसमें पार्लियामेंट अपने पॉलिटिकल अथॉरिटी को एक्सरसाइज करती है. पहला तरीका है पार्लियामेंट इज़ द फाइनल अथॉरिटी फॉर मेकिंग लॉज इन एनी कंट्री. दूसरा, those who run the government can take decisions only when they get the support of the parliament. तीसरा, parliaments control all the money that governments have. और इतना ही नहीं, चौथा और आखिरी जो तरीका है पार्लियामेंट को एम्पावर जो किया गया है वो ये है कि पार्लियामेंट इज़ द हाईएस्ट फोरम ऑफ डिस्कशन एंड डिबेट ऑन पब्लिक इश्यूज एंड नेशनल पॉलिसी इन द कंट्री. अब पार्लियामेंट के 2 हाउसेज हैं. कौन कौन, इसे समझने की अब कोशिश करते हैं. जितने भी लार्ज कंट्रीज़ हैं बेसिकली वो रोल एंड पावर ऑफ पार्लियामेंट को 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं. अब वन हाउस इज़ यूजुअली डायरेक्टेड इलेक्टेड बाय द पीपल एंड एक्सरसाइजेज द रियल पावर ऑन द बिहाफ ऑफ द पीपल. अब इनको हम 2 नाम से भी जानते हैं. तो चैम्बर्स या हाउस कहते हैं. दूसरा होता है एक ऐसा हाउस जो यूजुअली इलेक्ट करता है इनडायरेक्टली और परफॉर्म करता है कुछ स्पेशल फंक्शंस. The most common work for the second house is to look after the interests of various states, regions और federal units. इस प्रकार दोनों हाउसेस के द्वारा हम पार्लियामेंट के फंक्शंस को समझने की कोशिश करते हैं. देखिए इन इंडिया पार्लियामेंट कंसिस्ट्स ऑफ 2 हाउसेस. एक जिसे हम काउंसिल ऑफ स्टेट्स जिसको राज्यसभा के नाम से जानते हैं और दूसरा हाउस ऑफ द पीपल, हम उसे लोकसभा के नाम से जानते हैं. जो इंडिया के प्रेसिडेंट होते हैं ये पार्ट ऑफ पार्लियामेंट होते हैं. हालांकि वे इस किसी दोनों में से किसी हाउस के मेंबर नहीं होते, लेकिन ऑल लॉज मेड इन द हाउसेस कम इनटू फोर्स ओनली आफ्टर रिसीविंग द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट. जब तक कि प्रेसिडेंट उसकी हामी नहीं भरते किसी भी लॉ को आप इम्प्लीमेंट या इनैक्ट नहीं कर सकते. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने राज्यसभा को कुछ स्पेशल पावर दे रखा है स्टेट लेवल पे, बट ऑन मोस्ट ऑफ द मैटर्स लोकसभा एक्सरसाइज करती है सुप्रीम पावर को. अब चलें हम कुछ ऐसे पॉइंट्स को देखें जो इस चीज़ को फर्दर इलस्ट्रेट करती है. पहला, एक ऑर्डिनरी लॉ नीड्स टू बी पास्ड बाय बोथ द हाउसेज, बट इफ देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द 2 हाउसेज जो फाइनल डिसीजन होगा वो ज्वाइंट सेशन में ही सभी मेंबर्स के ज्वाइंट डिसीजन से लिए जाते हैं जब दोनों हाउसेज एक साथ बैठते हैं. द व्यू ऑफ द लोकसभा इज लाइकली टू प्रिवेल इन सच अ मीटिंग सिंस देयर आर अ लॉट मेनी मेंबर्स ऑफ द लोकसभा. दूसरा जो इम्पोर्टेंट इलस्ट्रेशन है वो ये कि लोकसभा एक्सरसाइज करती है सबसे ज़्यादा पावर को स्पेशली मनी मैटर्स में. और इतना ही नहीं, लोकसभा कंट्रोल भी करती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को. इस प्रकार हमने वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन में पार्लियामेंट के फंक्शन को समझा. आज के लिए इतना ही और अब हम पार्ट बी में पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे.